हेलो। आज हम पढ़ेंगे 11वीं की अर्थशास्त्र। 11वीं की अर्थशास्त्र में हम पढ़ रहे थे सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंतर्गत हमने पहले प्राथमिक समांक, द्वितीयक समांक, उनमें अंतर, उन प्राथमिक समांक का संकलन कैसे किया जाता है, द्वितीयक समांक का संकलन किन विधियों से किया जाता है। अब पढ़ेंगे उसके अंतर्गत सांख्यिकी अनुसंधान की रीतियाँ। सांख्यिकी अनुसंधान की रीतियाँ मुख्यतः दो होती हैं, एक संगणना रीति और दूसरी होती है निदर्शन या प्रतिचयन रीति। मतलब निदर्शन रीति को ही हम प्रतिचयन रीति कहेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे संगणना रीति। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि किसी चीज की क्रम से गणना करना ही संगणना कहलाती है। तो संगणना रीति के अंतर्गत हम समग्र माने क्षेत्र, माने जो क्षेत्र है समग्र या सभी पूरा क्षेत्र, उसकी प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है और उससे जो निष्कर्ष निकाला जाता है वह संगणना रीति के अंतर्गत आता है। भारत में देखें तो भारत में जो जनगणना होती है वह संगणना रीति के अनुसार ही की जाती है। जनगणना जो प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है उसमें प्रत्येक व्यक्ति के घर घर जाता है, उनसे संपर्क करता है और उनसे जानकारी एकत्रित करता है और उसकी गणना करके एक निष्कर्ष निकाला जाता है, वह संगणना रीति कहलाती है। संगणना रीति को प्रयोग करने की कुछ दशाएं रहती हैं, माने किन दशाओं में वह उचित रहता है उसको हम देखेंगे। तो संगणना रीति का प्रयोग निम्न दशाओं में उचित रहेगा। पहला, जब दशा कैसी हो, समग्र या क्षेत्र जिसका आकार सीमित हो, माने जहां क्षेत्र का आकार सीमित हो वहां संगणना रीति अपनाई जा सकती है। दूसरी दशा है कि सांख्यिकी इकाई में विविध गुण पाए जाते हो। विविध गुण से हम लेंगे जैसे जनगणना की, तो जनगणना में व्यक्ति से सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि कितने सदस्य हैं, उसके बाद पूछा जाएगा कि स्त्री कितनी है, पुरुष कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, वयस्क कितने हैं। माने एक सांख्यिकी इकाई में विविध गुण पाए गए। दूसरा लेंगे तो तीसरा गुण देखेंगे हम, तीसरी दशा देखेंगे तो इसमें अधिक मात्रा में क्या हो, परिशुद्धता हो। चौथे देखें तो एकत्रित करने या अध्ययन करना विस्तार पूर्वक सम्मिलित किया जाता है। जहां हमें विस्तार से सूचनाएं एकत्रित करनी है उस दशा में हम संगणना रीति का प्रयोग करेंगे। अब हम देखेंगे कि संगणना रीति में कुछ गुण हैं, तो उन गुणों का अध्ययन हम सबसे पहले करेंगे। संगणना रीति के गुण, सबसे पहला है वैज्ञानिक। यह रीति, यह प्रणाली बहुत ही वैज्ञानिक है क्योंकि इसमें सब सामग्री की प्रत्येक इकाई का अध्ययन पूर्ण रूप से किया जाता है। दूसरा, विश्वसनीयता एवं शुद्धता। इस रीति से निकाले गए निष्कर्ष पूर्ण रूप से विश्वसनीय और शुद्ध होते हैं। तीसरा, अगर हम देखें इसके गुण में तो इसके जो निष्कर्ष होते हैं उनमें पक्षपात की संभावना बिल्कुल नहीं रहती, माने ना के बराबर पक्षपात की संभावना रहती है। चौथा गुण अगर हम देखते हैं तो विविधता। जहां विविधता हो, समग्र की इकाइयों में जहां विविधता हो, माने बहुत कुछ शामिल करना हो, तब हम ये विधि अपना सकते हैं। अब जैसे कि संगणना रीति के कुछ गुण हैं, उसी प्रकार इसमें कुछ दोष भी होते हैं। ठीक है, तो उन दोषों को हम जानेंगे। सबसे पहला दोष तो यही है कि अत्यधिक व्यय होता है इसमें, माने प्रत्येक इकाई से जब हम संपर्क स्थापित करेंगे तो क्या होगा, इसमें बहुत अधिक धन खर्च होगा। दूसरा दोष है कि लंबा समय होता है। लंबा समय होता है माने इसको जब अध्ययन करेंगे तो इसके लिए हमें प्रत्येक इकाई के पास जाने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है। और इसी के अंतर्गत अगर हम लें तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे कठिन परिश्रम, माने प्रत्येक इकाई के पास हम जाएंगे, उनसे पूछेंगे, जानकारी एकत्रित करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अधिक परिश्रम। ये संगणना रीति के दोष। अब दूसरी जो रीति है वह निदर्शन
या प्रतिचयन, उस रीति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो निर्देशन या प्रतिचयन रीति के अनुसार समग्र में से किसी आधार पर कुछ प्रतिनिधि इकाइयों को चुन लिया जाता है और चुनी हुई इकाइयों का गहन अध्ययन करते हैं और फिर उन्हीं से हम निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। अब इसके अंतर्गत एक शब्द आता है प्रतिदर्श। प्रतिदर्श माने प्रधान, शाब्दिक रूप में कहें तो प्रतिदर्श माने उनमें जो प्रधान। प्रतिदर्श की परिभाषा जानेंगे कि समग्र में से छांटी गई वह इकाई है ना, जिन्हें प्रधान के रूप में रखा जाएगा, जिनका वास्तव में अध्ययन किया जाएगा, वे प्रतिदर्श इकाइयां कहलाती हैं। वास्तव में समग्र में प्रतिदर्श छांटने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी? प्रतिचयन। जैसे उदाहरण के रूप से समझेंगे हम कि हमें 1000 विद्यार्थियों का अध्ययन करना है, लेकिन हम पूरे 1000 विद्यार्थियों का अध्ययन ना करके केवल 100 विद्यार्थी को ही प्रतिदर्श रूप में चुन लें और उनका अध्ययन करके हम पूर्ण रूप से 1000 विद्यार्थियों के निष्कर्ष निकाल लें, तो ये प्रतिदर्श रीति कहलाएगी या प्रतिचयन रीति कहलाएगी। तो प्रतिचयन रीति के कुछ गुण हैं और कुछ दोष हैं। तो सबसे पहले हम गुण देखेंगे। प्रतिदर्श रीति का सबसे बड़ा गुण, जो कि संगणन रीति का सबसे बड़ा दोष था, कि संगणन रीति में बहुत अधिक समय, धन, श्रम लगता था, जबकि प्रतिचयन रीति में क्या होगा? धन, समय और परिश्रम की बचत हो जाएगी, माने कम लगेगा। दूसरी, यह प्रणाली में विस्तार की या विस्तृत जांच करना संभव नहीं है ना, करनी भी नहीं पड़ती। तो क्या हो जाता है? समय, धन, परिश्रम तीनों बच जाते हैं। अब इसके दोष देखते हैं तो इस रीति का प्रयोग केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं, माने प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन एक विशेषज्ञ ही कर सकता है। दूसरा दोष अगर हम देखें कि अगर थोड़ी सी भी गलती विशेषज्ञ से हो जाती है तो क्या होगी? भ्रम की संभावना बन जाएगी, माने भ्रम की संभावना इसमें निरंतर बनी रहती है। अब प्रतिदर्श को हम और अच्छे से समझे तो एक छोटा सा उदाहरण है कि जब चावल हांडी में पकाया जाता है तो पूरी हांडी के चावल को निकाल कर हम नहीं देखते कि वो पक गया है कि नहीं, केवल चावल के एक दाने को निकाल कर पूरे हांडी के चावल के पकने का अनुमान लगा दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार प्रतिचयन रीति में भी कुछ प्रतिदर्श इकाइयों को चुनकर समग्र इकाइयों का अध्ययन किया जाता है या निष्कर्ष निकाला जाता है। इसके आगे की सेशन में हम प्रतिदर्श और संगणना रीति में अंतर पढ़ेंगे तथा प्रतिचयन रीति के अंतर्गत और भी छोटी छोटी सी जो रीतियां हैं उनका अध्ययन करेंगे, जैसे लाट, रेवती इत्यादि।